गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टाइम जो होमवर्क दिया था उसमें कुछ डाउट है? चलो फिर अभी डाउट डिस्कस कर लेते हैं। तुम लोगों तक भी खबर पहुंच गई क्या खेलने वाली? तो फिर चलते हैं, किसी वीक में चल लेंगे खेलने के लिए। अरे यार, कितने कनेक्शन रहते हैं तुम लोगों के। मुझे लगा तुम लोग को बाद में खिला देंगे, पता नहीं चला तो। ठीक है, नेक्स्ट वीक चल लेंगे। नेहा, तूने वीडियो वगैरह देखे कुछ अभी? एक बार क्लास के बाद तो मुझे कॉल कर लेना ना, तो मैं थोड़ा गाइड कर दूंगा। अभी पहले आपको क्या देखना है ना, 22 को अच्छा मुहूर्त है। ठीक है, फिर हम लोग मुहूर्त का फायदा उठाएंगे 22 को। यार अक्षय, ऑफलाइन जब गवर्नमेंट बोलेगी तभी शुरू कर पाएंगे ना, अभी कहाँ कुछ अलाउ हो पाया है। तुम लोग यार मुझे बातों में मत फंसाओ, मुझे पढ़ाने दो। चलो डाउट बताना स्टार्ट करो। लास्ट टाइम मैंने इन टेक्स्ट 1 से होमवर्क दिया था ना? 1 नहीं, 2 दिया था। इन टेक्स्ट 2 में बच्चों बताओ, कोई डाउट है? अगर खेलने का प्लान रहेगा तो छुट्टी करनी पड़ेगी। अरे ये तो बेस्ट हो गया, रक्षाबंधन भी है और संडे भी है, तो छुट्टी कर देंगे और आराम से खेल लिया जाएगा। कहाँ से ये सब खबरें सुन लेते हो तुम लोग? मैं अपनी रनिंग खुद ही कर रहा था भाई, कोई रनर नहीं था मेरा। चलो अब डाउट बताओ बच्चों। ऑनलाइन तो खेलने के लिए मैं हमेशा रेडी रहता हूँ। ऑनलाइन में तो क्या ही थकना है। इंटेक्स 2 का 3, 6 और 7। ये इंटेक्स 2 का 3 तो हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था ना बच्चों? इंटेक्स 2 का क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, इंटेक्स 3 दिया था क्या? अरे वही मुझे लग रहा है ये क्या होगा। इंटेक्स 3 में होमवर्क दिया था। नहीं दिया था, मुझे भी वही याद है कि लास्ट टाइम मैंने होमवर्क नहीं दिया था इंटेक्स 3 से। एक सेकंड में लास्ट वाले उसका होमवर्क शायद नहीं दिया था मैंने लास्ट क्लास में। एक एक्सरसाइज 1 से दिया था। एक्सरसाइज 1 से, हाँ। 9, 10, 17 इनमें से कोई डाउट है? एक्सरसाइज 1 से 9, 10
17, 19, 21 ये दिया था। ट्वेंटी वन। चलो बच्चों 21 देखते हैं। फिर 21 देख लेते हैं, फिर 9 बताता हूँ। 21 में देखो क्या है, a particle at time t equal to 0 started with initial velocity 8 meter per second from a point and moves with constant acceleration 2 meter per second square opposite to the velocity। ये बोला गया है कि कोई पार्टिकल है जो कि इनिशियल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड से शुरू करता है और इसका एक्सेलरेशन है कुछ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम 0 पे ये स्टार्ट किया है। तो आपको बताना है टाइम 3 सेकंड और टाइम 6 सेकंड के बीच की एवरेज वेलोसिटी। समझो बच्चों, आपको इसके बीच की एवरेज वेलोसिटी बतानी है ना। 3 सेकंड और 6 सेकंड इसके बीच में क्या एवरेज वेलोसिटी होगी। तो आपको क्या करना चाहिए, कोई कुछ बताना चाहेगा? 3 to 6 के बीच में बच्चों कैसे आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो? बच्चों कोई तो बताओ यार, ये क्या कर रहे हो? हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करके ना, डी बाई, आप 3 सेकेंड से 6 सेकेंड के बीच का अगर आपने डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करके आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हो। लेकिन अब देखो दिक्कत क्या है, दिक्कत क्या आएगी कि 3 सेकेंड और 6 सेकेंड के बीच में ये ऐसा तो नहीं कि ये वापस लौट गया है, क्योंकि अपोजिट में रिटार्डेशन है ना, अपोजिट में एक्सेलरेशन है मतलब रिटार्डेशन है। तो अगर ये ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ तक गया होगा फिर लौट के इधर आ रहा होगा। तो ये दिख रहा है कि ये ऐसा होगा। और मैंने आपको एक चीज और बताई है कि अगर इनिशियल वेलोसिटी पता है और फाइनल वेलोसिटी पता है, कोई दो जगह पर आपको अगर इनिशियल और फाइनल पता है, तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है तो वहां पे एवरेज निकालने का दूसरा तरीका क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में आप ये भी लगा सकते हो ना, v1 प्लस v2/2। ये याद है बच्चों, जहां एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है वहां v1 प्लस v2/2 भी लगता है एवरेज के लिए। तो आप 3 सेकेंड का v निकालो और 6 सेकेंड का v निकालो और दोनों का सम बाई 2 कर दो। 3 सेकेंड पे v कितना हो चुका होगा, मतलब v1 इक्वल टू b इक्वल टू u प्लस 80 में डाल रहा हूँ, u कितना है 8, u प्लस a की वैल्यू है -2 इंटू टाइम, तो ये आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। फिर v2 निकालो, v2 के लिए हमें यहाँ का v2 निकालना है ना। टाइम अगर हम 6 सेकेंड ले रहे हैं तो हम यहाँ से जर्नी देख रहे हैं ना, 6 सेकेंड मतलब 0 से जर्नी देख रहे हैं। तो u प्लस 80 लगाओ और टाइम 6 सेकेंड डालो तो यहाँ की वेलोसिटी आ जाएगी 2 प्लस a इंटू टी, तो ये -4 है। ठीक है बच्चों, ये सब सही किया है ना। तो एवरेज हो जाएगा 2 प्लस -4/2, -2 आ रहा है, -2 मतलब अपोजिट में, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। इसका एक बार आपने आंसर मैच किया था क्या? अच्छा क्या कर रहा हूँ मैं भी यार, मैं भी मचा रहा हूँ, आज सुबह सुबह ये शुरू हो जाता है।
1 आएगा, 1। हाँ 1 होगा, तो 1 है ऑप्शन में ना। आपको केवल मैग्नीट्यूड बताना है, डायरेक्शन नहीं, तो 1 आपका आंसर हो जाएगा। नहीं, ये मैंने डायरेक्शन के साथ निकाला है, ऊपर वेक्टर लगा है ना, डायरेक्शन के साथ निकाला है। आपको केवल मैग्नीट्यूड ही पूछा गया है क्वेश्चन। एवरेज स्पीड पूछी गई है ना। अरे रे, 1 मिनट रुको, 1 मिनट, मैंने गड़बड़ कर दिया। मैंने एवरेज वेलोसिटी निकाला है। क्वेश्चन में देखो ये बोला है फाइंड एवरेज स्पीड, क्वेश्चन में एवरेज स्पीड बोला है बच्चों, तो अपन ने गलत कर दिया। एवरेज स्पीड के लिए क्या लगाओगे? ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला था, एवरेज स्पीड का थोड़ी था ये। एवरेज वेलोसिटी के लिए आप स्पीड के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम ना। ये आपको, ये आपने एवरेज वेलोसिटी निकाला है ना। और आपको यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया क्या है? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए आप क्या करोगे? टाइम 0 पे वो चलना शुरू किया है, एक्सेलरेशन अपोजिट को है। तो पहले आप देख लो कि ये कितनी देर बाद जाके रुक जाएगा, ताकि आपको आगे जर्नी का आइडिया रहे। v इक्वल टू यू प्लस ए टी में डालो, v की वैल्यू 0, a की वैल्यू -2 इंटू टी, मतलब 4 सेकेंड बाद ये रुक जाएगा और वापस आने लग जाएगा ना। तो आपको 3 सेकेंड बोला है, 3 सेकेंड पे कहीं ये यहाँ पे रहा होगा। थ्री सेकेंड पे कहीं ये यहाँ रहा होगा मान लो। 4 सेकेंड पे 3 से 4 जाते जाते वेलोसिटी 0 हो गई, फिर वापस आएगा और कहीं यहाँ पहुंच चुका है। 6 सेकेंड पे कहीं यहाँ पहुंच चुका है। समझो बच्चों, अगर यहाँ पे 1 सेकेंड, 3 से 4 1 सेकेंड में आगे जाने पे, ये देखो ना यहाँ पे ये टाइम निकाला ना वेलोसिटी 0 होने का टाइम। v इक्वल टू यू प्लस ए टी में v 0 डाल दो तो पता चल जाएगा कब वो वेलोसिटी 0 हुई थी। 4 सेकेंड पे। तो 4 सेकेंड पे वो रिटर्न आने लगेगा ना, अपोजिट में एक्सेलरेशन है। समझ आ रहा है बच्चों? अगर 3 से 4 1 सेकेंड में रुका है तो वापस 1 सेकेंड में उतना ही वापस आ गया होगा, तो 5th सेकेंड पे यहाँ कहीं आ गया होगा। 1 सेकेंड में जितना आगे गया उतना ही 1 सेकेंड में पीछे आएगा, और फिर 1 सेकेंड और आगे आएगा तो यहाँ पे 6 सेकेंड पे कहीं यहाँ होगा। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में जब जैसे जैसे आगे जाता है, और रिटार्डेशन अगर है तो रुकेगा और फिर वापस वैसे वैसे ही वापस आएगा। तो यहाँ से यहाँ अगर 1 सेकेंड लगा है तो वापस आने में भी 1 सेकेंड लगेगा। तो आपको स्पीड निकालनी है। तो इस स्पीड के लिए क्या करना है? आपको देखना है ये इधर कितना आगे गया और फिर कितना पीछे आया है। कुछ समझ आ रहा है बच्चों? तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। हमें देखो क्या क्या चाहिए। मान लो ये पॉइंट को हम कुछ, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी, इसको सी और इसको डी। तो आपकी टोटल डिस्टेंस वो कितना चलेगा? 3 से 6 सेकेंड के बीच में, बी टू सी या सी टू डी, ये टोटल आपका डिस्टेंस चलेगा ना। और टाइम कितना लग रहा है? 3 सेकेंड 6 सेकेंड, तो इनके बीच में टाइम कितना लगा है? 3 सेकेंड। तो एवरेज स्पीड के लिए आपको क्या करना है? अभी हम लोग एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं ना। टोटल बी से सी चला, फिर सी से डी चला, अपॉन में टोटल टाइम। बी से सी तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो क्या बच्चों? अगर आपको बी से सी तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना रहेगा, केवल बी से सी तक का, तो टाइम कितना लोगे बी से सी तक के लिए? 1 सेकेंड
बी पे अगर आपने वेलोसिटी नहीं निकाली है, मान लो थोड़ी देर के लिए, मान लो बी पे वेलोसिटी नहीं निकाली है, लेकिन सी पे तो वेलोसिटी पता है ना कितना है? सी पे वेलोसिटी पता है क्या? फाइनल वेलोसिटी पता है, 0 है। एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पर? अगर आपको फाइनल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट निकालने का कोई फॉर्मूला देखा था हम लोगों ने फाइनल वेलोसिटी के टर्म में? फाइनल वेलोसिटी के टर्म में हमने एक फॉर्मूला देखा था, एस इक्वल टू वी टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें ध्यान रखो, ये अभी हमने साइन नहीं लगाया है ना, ये एक्सेलरेशन ही है ना, अभी हमने साइन नहीं डाला है, बस ये फॉर्मूला लिखा है। अब इसमें हर एक वैल्यू साइन के साथ डाल दो, ये फाइनल वेलोसिटी रहती थी ना। याद करो बच्चों, 3 फॉर्मूले देखे थे हम लोगों ने। हाँ, या फिर आप एस इन फोर्थ सेकेंड भी कर सकते हो, वो भी चलेगा, फोर्थ सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट। बी 0 है, ए की वैल्यू -2 है, इनटू टाइम 1 सेकेंड, तो ये 1 मीटर आ रहा है ना। बी से सी तक की डिस्टेंस आ गई। अब सी से डी तक की डिस्टेंस देखो, सी से डी तक की जर्नी जब देखोगे, सी से डी तक की जर्नी, तो उसमें इनिशियल स्पीड कितना पकड़ोगे? सी से डी तक की जर्नी में इनिशियल स्पीड कितनी होगी बच्चों? 0। टाइम कितना होगा सी से डी तक की जर्नी का? टाइम 2 सेकेंड ना। तो अब ये सब चीजें यूज कर लेते हैं सी से डी तक की जर्नी के लिए। इनिशियल स्पीड 0, एक्सेलरेशन अपोजिट में है, मतलब निगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए -2, टाइम है 2 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूले में हम लोग डाल देंगे। फॉर्मूले में कभी भी साइन लगा के नया फॉर्मूला नहीं बनाना है ना, फॉर्मूला एक ही रहेगा, बस उसमें हम वैल्यूज को साइन के साथ डालेंगे। तो यहाँ u 0 हो जाएगा, -4। -4 क्या बता रहा है? निगेटिव डायरेक्शन में 4 मीटर आया ना। -4 बता रहा है कि वो इधर को निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग 4 मीटर गया, और ये आगे को 1 मीटर गया। तो टोटल डिस्टेंस कितना चल रहा है बच्चों? डिस्टेंस के लिए आगे कितना गया, पीछे कितना लौटा, यही निकालना है ना। टोटल डिस्टेंस चला है वो 5 मीटर। तो यहाँ पे डाल दो कि टोटल डिस्टेंस चला है 1 + 4 अपॉन में टाइम है 3, तो 5/3। ये एवरेज स्पीड आ गई ना। क्वेश्चन करने में बच्चों पहले आपको एकदम क्लियर डायग्राम बनाना रहेगा। जो भी सिचुएशन दी है डायग्राम में, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करो, फिर क्या निकालना है वो सोचो, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या क्या पता है, उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वो सब अप्लाई करके सॉल्व करो। बिना डायग्राम बनाए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है। सबको समझ आया या और समझा दूं इसको? हाँ तेजस, देखा था मैंने, आज करा दूंगा। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं और समझा देता हूँ। तो अब ये अगर अभी नोट करना है तो कर लो, नहीं बाद में पीडीएफ से भी नोट कर सकते हो। चलूं आगे क्या? 9th भी बताना था ना।
9th प्रॉब्लम देखो, ये सब एक्सरसाइज 1 के ही देख रहे हैं ना। A particle starts from rest with uniform acceleration। कोई पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इट्स वेलोसिटी आफ्टर n सेकेंड इज v। तो इसकी जो वेलोसिटी है, टाइम 0 यहाँ था, यहाँ पे n सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी अब v हो चुकी है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन द लास्ट 2 सेकेंड। तो उसकी लास्ट 2 सेकेंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट है? लास्ट 2 सेकेंड मतलब कहां से कहां तक का? n-2 के बाद का 2 सेकेंड होगा, वही लास्ट 2 सेकेंड होगा ना। अगर 10 सेकेंड मान लो पूरी जर्नी का टाइम है, तो 8 से 10 के बीच का जो टाइम होगा वो लास्ट 2 सेकेंड होगा। समझ आ रहा है बच्चों? लास्ट 2 सेकेंड का मतलब समझ रहे हो? तो आपको लास्ट 2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ये वाला चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, पहले n सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालो, उसमें n-2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये लास्ट 2 सेकेंड का आ जाएगा। पूरे n सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालो, उसमें से n-2 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये लास्ट 2 सेकेंड का आ जाएगा। कर लोगे क्या? ये तो एकदम सिंपल है भाई। पहले n सेकेंड का निकालो, फिर n-2 सेकेंड का निकालो, कर दो सब्ट्रैक्ट। अब देखो यहाँ पे एक चीज और है, जैसे अगर मुझे n सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो उसके लिए मुझे एक्सेलरेशन भी चाहिए होगा। एक्सेलरेशन अब कैसे निकालोगे? इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा क्या? v इक्वल टू u प्लस at में डाल दो। पूरे n सेकेंड के लिए आप देख रहे हो, पूरे n सेकेंड की जर्नी के लिए, तो v की वैल्यू दी है, u 0 है, a की वैल्यू आपको पता नहीं है, टाइम n सेकेंड है, तो a की वैल्यू आ गई है v/n। अब आपको एक्सेलरेशन पता है ना, अब डिस्प्लेसमेंट वाले फॉर्मूले में यहाँ डालो, यहाँ डालो, सॉल्व कर लो। कर पाओगे बच्चों? फिर कौन सा था? 17। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ ना, अगर अभी भी सॉल्व नहीं होता तो अलग से व्हाट्सएप वगैरह पे पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 17 देखो। A particle performs rectilinear motion in such a way that its initial velocity has a opposite direction with its uniform acceleration। देखो ये बोला गया है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है। लेट एक्स ए and xb be the magnitude of displacement in first 10 second and next 10 second। तो अब देखो ये जब आगे को जा रहा होगा, तो बोला गया कि पहले 10 सेकेंड में, मान लो यहाँ टाइम 0 है और यहाँ 10 सेकेंड है, और अगले 10 सेकेंड में मतलब यहाँ टाइम 20 सेकेंड हो गया। ये कुछ एक्स ए चलता है और ये एक्स बी चलता है, तो एक्स ए और एक्स बी में क्या रिलेशन होगा? एक्स ए और एक्स बी में क्या रिलेशन होगा, ये पूछा गया है। तो देखो जब रिटार्डेशन होगा तो क्या ये स्ट्रेट लाइन में ही चलता रहेगा, या हो सकता है कहीं पे रुके और वापस आने लग जाए? अगर u और a अपोजिट है, तो क्या ये हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही चलता रहेगा? बताओ बच्चों, कहीं ना कहीं रुकेगा और वापस आएगा। अब वो रुकने वाला टाइम जो है, अभी हमें u और a की वैल्यू नहीं दी है, रुकने वाला टाइम हमें नहीं पता है, तो हो सकता है कि वो 10 सेकेंड से पहले ही यहीं पे रुक जाए और इधर जाने लग जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है।
या 10 और 20 के बीच में कहीं रुका और फिर वापस जाने लग जाए, या 20 सेकंड के बाद रुकता है और फिर वापस आए। तीनों पॉसिबिलिटी है, इधर कहीं रुक जाए या इधर कहीं रुक जाए या इधर कहीं रुक जाए। 3 टाइप की पॉसिबिलिटी होंगी ना। आपको नहीं पता पूरी इतनी आपको 20 सेकंड की जर्नी देखनी है आपको, है? इसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो हो सकता है कि 10 ही सेकंड में रुक गया और फिर वापस जाए, हो सकता है 10 और 20 के बीच में रुका है, या पूरे 20 सेकंड के बाद रुका है। अगर 20 सेकंड के बाद रुका है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ 3 केसेस पॉसिबल है। हो सकता है कि वो 20 सेकंड के बाद रुक के वापस आना शुरू हो रहा है। अगर 20 सेकंड के बाद रुक के वापस आना शुरू हो रहा है तो अपने को कोई टेंशन नहीं है। पहले 10 सेकंड में और अगले 10 सेकंड में कितना चला वो बताना है। अगर वो 20 सेकंड तक सीधा ही चलता रहा है तो आगे जा रहा है, तो उसकी वेलोसिटी कम हो रही है या बढ़ रही है? रिटार्डेशन है यहाँ पर। तो आगे जाने के टाइम में उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? कम हो रही है। तो पहले 10 सेकंड में वो फास्ट चल रहा है या अगले 10 सेकंड में फास्ट चल रहा है? फास्ट कब चल रहा है, शुरू में चल रहा है या बाद में चल रहा है? पहले चल रहा है। तो पहले 10 सेकंड में वो ज्यादा चलेगा या बाद वाले 10 सेकंड में ज्यादा चलेगा? पहले वाले में। तो एक्स ए इज ग्रेटर देन एक्स बी आएगा। ये कब होगा? जब उसकी जर्नी स्ट्रेट लाइन रही हो, बीच में लौटा नहीं हो, पूरा 20 सेकंड तक वो स्ट्रेट गया हो। तो ये हमारा केस 1 हो गया। जब उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हुई है, कब हुई है? 20 सेकंड के बाद। अब एक केस ये भी हो सकता है कि वो यहां से चलना शुरू किया और 10 और 20 के बीच में कहीं रुक गया, यहां तक आया और फिर वो वापस जाने लगा। इस बार वो आगे गया ही नहीं। तो अब बच्चों क्या होगा? पहले 10 सेकंड तो सीधा चला है, लेकिन बाद वाले में आगे गया, पीछे लौटा, तो अब इसमें ज्यादा डिस्प्लेसमेंट मिल पाएगा क्योंकि आगे भी गया है, पीछे भी गया है। तो अगले 10 सेकंड में अब डिस्प्लेसमेंट ज्यादा मिलेगा या पहले 10 सेकंड में ज्यादा मिलेगा जिसमें वो सीधे चलता ही रहा है? पहले 10 में ही मिलेगा ना। बाद वाले 10 सेकंड में तो आगे भी गया और रिटर्न भी आ गया, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट कम ही हुआ ना। यहाँ से यहाँ तक का इतना ही हो पाएगा, 10 से 20 का डिस्प्लेसमेंट, जबकि पहले 10 का पूरा इतना है। 10 से 20 का केवल इतना है डिस्प्लेसमेंट ना, यहाँ से चला और यहाँ पहुंचा है 10 से 20 में। तो इसमें भी क्या आंसर आएगा? एक्स ए इज ग्रेटर देन एक्स बी। और एक तीसरा केस ये हो सकता है कि वो यहीं कहीं से लौट जाए, यहां तक आया फिर लौट गया। टाइम 0 पे चलना शुरू किया और मान लो 10 सेकंड से पहले ही वो लौटने लग गया, यहाँ पे कहीं मान लो 10 सेकंड, और फिर अब कहीं इधर पहुंच गया 20 सेकंड। तो अब बच्चों इसमें देखो, पहले 10 सेकंड में वो कहीं मान लो 5-6 सेकंड तक पे रुका और फिर वापस आ गया, 10 आते आते इधर आ गया है और फिर अब सीधे ही चलता जा रहा है। तो इस बार ये वाला पहले 10 सेकंड का ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा या 10 से 20 का ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा? अब बाद में वेलोसिटी बढ़ती ही जा रही होगी ना, इधर को जब एक्सेलरेशन है तो बाद में वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, सीधा चलता जा रहा है, तो बाद में अब ज्यादा मिलेगा ना। तो इस बार पहले 10 सेकंड का ये डिस्प्लेसमेंट है एक्स से और अगले 10 सेकंड का ये है। तो इस बार एक्स बी इज ग्रेटर देन एक्स से। तो यहाँ पे आप कुछ बोल पाओगे? जो सिचुएशन दी है उसमें 3 सिचुएशन बन रही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो जितनी इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें हम क्या बोल पा रहे हैं कि ए बी सी में से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है?
एक ये भी केस हो सकता है कि 10वें सेकंड पे ही वो रुके ना, 10वें सेकंड पे ही रुके और फिर वापस आए, तो आगे जाने में जितना टाइम लगा उतना ही पीछे आने में लगेगा। तो जितना 10 सेकंड में आगे गया उतना ही पीछे आया। तो एक्स ए इज ग्रेटर देन एक्स बी, मतलब सारे सिचुएशन पॉसिबल है। तो अब कौन सा आंसर करें तो बता ही नहीं सकते, क्योंकि सिचुएशन तो बताया नहीं है क्वेश्चन में कि कौन सा है। 4 केसेस बन रहे हैं, तो डी बोलोगे कि डिसाइड नहीं कर पाएंगे इतनी गिवन प्रॉब्लम में जो भी डेटा है कि कौन सा सही है। कुछ चमका बच्चों में क्या बोल रहा हूँ? तेजस, वो निगेटिव पॉजिटिव अलग है। देखो क्वेश्चन में बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हमें आप कंपेयर केवल क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को। क्वेश्चन में देखो साफ साफ लिखा है लेट एक्स ए एंड एक्स बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आपको बताना है कि मैग्नीट्यूड में क्या लिखा है। तेजस, समझ आया क्या बोल रहा हूं मैं? बच्चों सबको ये केस समझ आया कि उसमें ये तो मेंशन ही नहीं था कि कब रुकेगा। यू और ए की वैल्यू दी होती तो समझ आता, नहीं दिए तो चारों केस लेना पड़ेगा, कभी भी रुक सकता है। तो उस हिसाब से कुछ भी आ सकता है, एक्स से एक्स बी इक्वल भी आ सकता है, एक्स से ग्रेटर देन एक्स बी भी आ सकता है, और लेस भी आ सकता है। आगे चला जाए, डाउट्स हो गए? अब आगे पढ़ाता हूँ ना, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे थे हम लोग। तो इसमें हमने देखो क्या क्या देख लिया था कि अगर हम कोई भी चीज को यू स्पीड से फेंकेंगे तो ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा वैसे वैसे ही नीचे आएगा ना। अगर आपने यू स्पीड से फेंका तो वापस आते आते भी इसकी वेलोसिटी यू हो जाएगी। एक्सेलरेशन हमेशा नीचे को होगा, इसलिए उसको माइनस जी लिखेंगे। यू की वैल्यू अगर ऊपर को है तो, अगर ऊपर को है तो प्लस लिखो, अगर नीचे को है तो माइनस लिखो। डिस्प्लेसमेंट अगर ऊपर को है तो प्लस लिखो, नीचे को है तो माइनस लिखो। ठीक है बच्चों, तो इस पे हम लोग प्रॉब्लम कर रहे थे ना। हमने क्या क्या प्रॉब्लम देखे थे? एक तो ये हमने देख लिया है कि अगर कोई भी चीज को यू स्पीड से फेंकते हैं तो उस जगह से ऊपर जाके वहां तक आने का जो टाइम लगता है वो कितना रहता है, 2u/g ना। टाइम ऑफ लाइट कितना रहता है, 2u/g। ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम मिला करके ये पूरा टाइम ऑफ लाइट है। और कितनी वो मैक्सिमम हाइट तक जाता है, अगर ये हमारा एच मैक्स है तो एच मैक्स की वैल्यू हमने कितनी देखी थी, u²/2g। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद हमने एक ये सिचुएशन देखी थी कि अगर हम किसी चीज को ऊपर से ड्रॉप कर दें तो एच हाइट गिरने के बाद उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी जस्ट टकराने से पहले, और नीचे गिरने में टाइम कितना लगेगा। ये सब फॉर्मूले आपको याद रखना है ना। अगर हम किसी भी चीज को ऊपर से ड्रॉप करते हैं तो नीचे आते आते उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, √2gh ना, और टाइम कितना हो जाता है, √2h/g।
अब इस पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे। तो जैसे कि ये एक प्रॉब्लम देखो, जिसमें एक पार्टिकल को हमने ऊपर को u स्पीड से फेंका, तो ये जब ऊपर जाएगा और लौट के आएगा जस्ट टकराने के पहले, तो कोई भी हाइट को वो 2 बार क्रॉस करेगा, एक जाने के टाइम पर और एक आने के टाइम पर। ये जो टाइम है ये स्टॉप वॉच का टाइम है ना। T1 मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम T1 है। T2 मतलब यहाँ तक जाके ये पूरा आने का टाइम T2 है। T2 मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम, ये स्टॉप वॉच का टाइम है। यहाँ पे स्टॉप वॉच ऑन किया था जब फेंका। तो आपको बताना है पार्ट 1, ये T1 प्लस T2 की का सम कितना आएगा और T1 T2 का प्रोडक्ट कितना आएगा। ये अगर h हाइट पर आपका पार्टिकल 2 टाइम पे क्रॉस किया है, T1 और T2, तो h, u और g इन तीनों के टर्म में ये आंसर करने हैं। क्वेश्चन समझ आया बच्चों? जब भी आप किसी चीज को ऊपर फेंकोगे तो ऊपर जाएगा फिर लौट के आएगा ना, सेम लाइन पे वापस आता है। मैं समझाने के लिए थोड़ा सा बगल वाले साइड से दिखा रहा हूँ। ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो कोई भी एक जगह को 2 बार क्रॉस करेगा, एक बार जाने के टाइम पे, एक बार आने के टाइम पर। तो इन दोनों टाइम का सम कितना होगा और प्रोडक्ट कितना होगा। T1 मतलब ये वाला टाइम और T2 मतलब पूरा यहां से शुरू होकर के यहां तक का टाइम, ये T2 है। ट्राई करो बच्चों, आंसर जो भी बताने ये सब आंसर आपको U, H और G के टर्म में बताने हैं। मैं सिंबल्स में सॉल्व करते हैं, आपको रिजल्ट याद रखना है ना। जब भी वैल्यू दी जाएगी तो लास्ट में वैल्यू डाल देंगे। नेहा, तुझे कुछ समझ आ रहा है अभी? तूने अभी कुछ पढ़ा है क्या काइनेमेटिक्स के बारे में? तब तो तुझे मजा ही आ जाएगा आज। तो क्लास के बाद एक बार कॉल कर लेना, समझाना पड़ेगा ना कैसे कैसे करना है। और जो भी न्यू स्टूडेंट थे, बाकी लोगों ने बैकलॉग कंप्लीट कर लिया है? जो भी न्यू स्टूडेंट थे उनका बैकलॉग हो गया बच्चों? क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन करूं? देख, तू अगर एक पत्थर ऊपर फेंकेगा तो पत्थर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो कोई भी एक जगह को कितनी बार क्रॉस करेगा, कोई भी एक पॉइंट पे कितनी बार पहुंचेगा? एक बार ऊपर जा रहा होगा तब पहुंचेगा, और फिर जाके नीचे भी आएगा ना, 2 बार पहुंचेगा। तो जैसे तूने पत्थर ऊपर फेंका, तूने अपना स्टॉप वॉच ऑन कर दिया, तो स्टॉप वॉच में 2 टाइम दिखेंगे, एक जगह को क्रॉस करने वाला है, एक बार T1 टाइम पर और एक बार T2 टाइम पर। यू की टर्म में ही निकालना है, सीधे यू के टर्म में निकालना है। अभी भी चालू है बहुत लोगों का। बच्चों अब एक काम आप लोग ये करना कि नेक्स्ट क्लास से पहले वो कैलकुलस वाला जो मेरा लेक्चर था
मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स वाला, उसका पहले 4 लेक्चर देख लेना ना, कोऑर्डिनेट वाला जो ग्राफ ड्राइंग सिखाया है, कोऑर्डिनेट वाला जो ग्राफ ड्राइंग सिखाया है वो देख लेना ना। मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स का पहले 4 लेक्चर, पहले सबको नहीं बोल रहा हूँ बच्चों, ये जो जिनका भी बैकलॉग अगर बचा हुआ है उनके लिए, क्योंकि अगली क्लास में मुझे ग्राफ सिखाना रहेगा, अगले से अगले क्लास में 2 क्लास बाद, आज और फिर अगली क्लास के बाद। तो इसलिए वो मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स के जो पहले 4 लेक्चर में ग्राफ सिखाया था, पैराबोला वगैरह बनाना, वो सब लगेंगे ना। नेहा तूने कुछ यूट्यूब वगैरह भी नहीं यूज किया इतने दिन तक, ऑनलाइन ही कुछ पढ़ रही होती घर पे, कुछ भी नहीं किया अभी भी, अभी तक? किया था क्या? तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा क्या? चलो ये तो अच्छी बात है फिर तो। ठीक है, फिर एक बार कॉल करो ना, एक बार मैं समझ लेता हूँ क्या क्या पढ़ा है तुमने, तो थोड़ा सही रहेगा समझाने। तो बच्चों, प्रॉब्लम सबको क्लियर है ना? ये T1 और T2 मतलब कौन से टाइम है ना? T1 मतलब जब ऊपर जा रहा था तो स्टॉप वॉच में पहली बार टाइम जो यहाँ दिखा होगा वो T1 है, फिर जाके लौट रहा होगा तब जो स्टॉप वॉच का टाइम है वो T2 है। बैकलॉग वाले यार तो 3-4 ही दिखे अभी तक तो, 3-4 ही हैं। सॉल्व किया जाए बच्चों? हाँ, पहला जो आएगा वो 2u/g आ जाएगा। पहला वाला 2u/g आ जाएगा। दूसरे का नहीं, नहीं तेजस, फिर से देखो, फिर से ट्राई करो। देखो आप यहाँ पे, हाँ 2h/g, हाँ देखो यहाँ पर आप अगर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर लगाते हो, डिस्प्लेसमेंट को y लिख रहा हूँ ना, ऊपर को है इसलिए y एक्सिस के लॉन्ग है तो y लिख रहा हूँ। तो इस फॉर्मूले से अगर हम सोचें तो डिस्प्लेसमेंट हमें कितना दिया है यहाँ पर, h डिस्प्लेसमेंट है ना, यहाँ से शुरू हुआ है, चाहे मैं ऊपर जाने के टाइम का देखूं या यहाँ से यहाँ तक का देखूं, दोनों के लिए डिस्प्लेसमेंट तो h ही होगा ना। चाहे ये जब ऊपर जा रहा था तब का देखूं या ऊपर जाके लौट के यहाँ पहुंचा है, दोनों ही टाइम पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रखा है? डिस्प्लेसमेंट कितना डालेंगे बच्चों? h होगा ना, और ऊपर को है इसलिए प्लस h। यहां से देखोगे तो ऊपर को ही है ना दोनों केस में, तो प्लस h। u की वैल्यू ऊपर को फेंका गया इसलिए प्लस u। a की वैल्यू क्या डालोगे? -g। तो जब इसमें डालोगे तो अब ये आ जाएगा h = u
टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देख लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, इससे इसका मतलब क्या होगा, कितने टाइम की वैल्यू आएंगी, इसको सॉल्व करोगे तो टाइम की कितनी वैल्यू मिलेंगी। दो वैल्यू मिलेंगी ना, दो वैल्यू क्यों मिल रही है, टाइम की दो वैल्यू क्यों मिल रही है बच्चों, क्योंकि ये एच डिस्प्लेसमेंट पे कितनी बार पहुंचा है, दो बार पहुंचा है ना। तो जो दो वैल्यू मिलेंगी वो क्या रिप्रेजेंट करेंगी, दो टाइम बता रही होंगी, एक T1 जाने वाला टाइम और एक आने वाला टाइम। एच डिस्प्लेसमेंट पे ये दो बार पहुंचा है ना, तो इसका मतलब यहाँ से जो क्वाड्रेटिक के रूट्स आएंगे वो दो टाइम ही आएंगे, एक जाने वाला टाइम आएगा और एक आने वाला टाइम आएगा। T1 T2 इस क्वाड्रेटिक के रूट्स होंगे ना। तो अगर आपको सम ऑफ रूट्स पूछा जाए तो आप कितना बोलोगे, माइनस बी बाई ए ना। बी कितना है, -2u है ना, ए कितना है, जी है, तो 2u बाई जी। और प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछा जाए तो कितना बोलोगे, सी बाई ए। कुछ समझ आया बच्चों। नोट कर लो। तुम लोगों को मैच के बारे में कैसे पता चल गया, करण ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। अच्छा विजय सर ने बता दिया। मैंने देखो कितनी बार बोला, ये स्टॉप वॉच का टाइम है, स्टॉप वॉच का टाइम हमेशा कहाँ से दिखता है, जब से ऑन करोगे। अगर यहाँ ऑन किया है तो यहाँ तक का टाइम T2 मतलब क्या हुआ, अगर स्टॉप वॉच ऑन किया आपने यहाँ पे और अभी टाइम T2 हो रहा है तो ये कब कितना टाइम होगा, पूरा शुरू से टाइम दिखा रहा होगा ना। स्टॉप वॉच तो टाइम जीरो पे ऑन किया और अभी 10 सेकंड दिखा रहा है, तो मतलब वो पूरा 0 से 10 सेकंड की बात चल रही होगी ना। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब क्रिस भंसाली जी को एडवांस मैथमेटिक्स में दिक्कत है तो अब वो थोड़ा बता देता हूँ। क्वाड्रेटिक के बाद T1 प्लस T2 का कैसे निकाला ये डाउट है। देखो अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके रूट्स का सम क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और इसके रूट्स का प्रोडक्ट कितना होता है, सी बाई ए। कोई भी डायरेक्ट मैसेज नहीं करेगा ना, ये डाउट पूछना है तो चैट टू एवरीवन ही करो, सबको पता चलना चाहिए कि कहाँ पे मचा रहे हो तुम लोग। बेइज्जती तो कॉमनली होती है तभी अच्छा लगता है, ऐसे प्राइवेट में बेइज्जती करा क्या फायदा। तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई थी और T1 T2 इस क्वाड्रेटिक के रूट्स थे, तो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला लगाया, बी की जगह कितना है देखो यहाँ पे -2u है ना, टी में क्वाड्रेटिक है ना ये, तो माइनस बी बाई यू लगाया है, एक माइनस बी बाई ए की वैल्यू जी है। और किसी को कोई एडवांस मैथमेटिक्स में डाउट है।
तो विजय सर ने ये नहीं बताया कि मैंने कितने 6 लगा दिए। बच्चों ने रिकॉर्ड किया, बाई चांस जैसे रिकॉर्डिंग शुरू की मैंने 6 लगा दिया। तो विजय सर को तो अब लग गया होगा कि सर ने मचाया होगा खेलने में। अरे नहीं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है यार, मैं तुम लोग को रिकॉर्डिंग दिखा दूंगा। विजय सर के चक्कर में मैंने रिकॉर्डिंग वो बच्चे ने बना ली थी, और बाई चांस किस्मत मेरी सही थी। उसने जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, उस 2 मिनट की रिकॉर्डिंग में 2 छक्के लगा दिए मैंने। अब मैं विजय सर को बता सकता हूँ कि मैं कितना सही खेलता हूँ। हालांकि जैसे रिकॉर्डिंग बंद हुई मैं आउट हो गया, लेकिन रिकॉर्डिंग से ही अब प्रूफ मिलेगा। यार वो कोई उधर था टर्फ, SCC करके कोई टर्फ था, वो जो प्रमोद पाटिल वाला कॉलेज है, सिद्धि तू शायद जानती होगी, उसके थोड़ा सा आगे था, उधर ही था सामने। एमराल्ड करके कोई बिल्डिंग थी वहां पर, उधर। इतनी दूर, लेकिन यार वो उन लोगों ने बुक किया था, सब बच्चों को बहुत दूर था वो। अरे नहीं नहीं क्रिस, आउट तो सब लोग, जो खेलेगा वो आउट तो होगा, इसमें रिकॉर्डिंग क्या बात है। बस मैं कॉमन था तो मैंने बैटिंग बहुत बार की है, तो इसलिए मैं प्रैक्टिस में आ गया था एकदम। अच्छा श्रेष्ठ, तेरे घर के बाजू में क्या वो? तो तुम लोग के साथ भी मैं कॉमन ही खेलने वाला हूँ, ताकि दोनों साइड से बैटिंग कर पाऊँ, क्योंकि मैं जल्दी आउट हो जाता हूँ। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ बच्चों, देखो यहाँ पर, हाँ वहां पे भी है, लेकिन वो सुबह 8 बजे सब मिला नहीं, बिजी था। देखो T1 टाइम मतलब क्या है, जब आपने इसको ऐसे फेंका ऊपर को, तो T1 मतलब यहाँ तक का टाइम ना। तो और क्या चाहिए, कैसी बातें कर रहा है, क्या हाथ मुंह तोड़ना है क्या? टेनिस बॉल से ही खेलेंगे हम लोग। हाँ, तो देखो T1 टाइम मतलब ये वाला टाइम है ना, और T2 मतलब पूरा यहाँ तक का टाइम, ये पूरी जर्नी का टाइम T2 है। समझ आ रहा है बच्चों, ऐसे जाकर के ये नीचे आएगा यहाँ पर, तो ये पूरा जो टाइम है ये T2 है। कबड्डी अक्षय जो खेलना होगा तुम लोग खेल सकते हो, मैं देख लूंगा। कबड्डी में ज्यादा मेरे को इंटरेस्ट है नहीं। विजय सर कबड्डी अच्छा खेलते हैं, उनके साथ खेल सकते हो तुम लोग। बच्चों पहले ये T1 T2 सही से समझ लो, फिर तुम लोग इधर उधर की बातें करना। देखो ये T1 टाइम हुआ, और T2 मतलब यहाँ से शुरू होके यहाँ तक का ना, यहाँ पूरा शुरू होके यहाँ तक का टाइम T2 है। और अब एक चीज ये देखो कि अगर यहाँ से यहाँ तक का टाइम T1 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का लौटने के टाइम पे भी ये टाइम कितना आना चाहिए, यहाँ से लौटने का टाइम भी कितना आना चाहिए, T1 ही आना चाहिए ना, क्योंकि जितना ऊपर जाने में टाइम लगता है उतना ही नीचे आने में टाइम लगता है। तो ये टाइम T1 है, तो ये टाइम भी T1 है। तो अगर यहाँ से शुरू होके यहाँ तक का टाइम T2 है। हाँ, इसको मैं नाम लिख देता हूँ, ABCD। ए से बी तक का टाइम T1 है, ए से सी तक का टाइम T2 है, और सी से डी तक का टाइम भी आपका क्या आएगा, T1 ही आएगा। अगर आपको पूछा जा रहा है T1 प्लस T2 बताओ, तो एक्चुअल में आपको क्या पूछा गया है? T2 मतलब ए से सी तक का टाइम, और T1 मतलब सी से डी तक का टाइम। तो ये पूरा टाइम क्या हो जा रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट हो जा रहा है ना।
ए से बी तक का टाइम की जगह आप सोच सकते हो सी से डी तक का टाइम, तो ये पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 2u/g ना। कोई भी हाइट पे आप देखोगे तो दोनों टाइम का सम हमेशा 2u/g आएगा ना, और प्रोडक्ट जो होगा वो हाइट पे डिपेंड करेगा। समझ रहे हो बच्चों, कोई भी हाइट पे जो दो टाइम आएंगे उनका सम हमेशा 2u/g आएगा। मतलब अगर हम लोग एक पार्टिकल को ऐसे ऊपर फेंकते हैं और फिर वो नीचे आ रहा है, तो यहाँ कोई भी हाइट पे हम टाइम ले लें, मान लो यहाँ पे टाइम t1 है, t2 है, इतना लंबा पैराग्राफ लिख दिया सिद्धि ने, पढ़ने में ही आधा घंटा लग गया। और ये टाइम मान लो t3 और t4 है ना। आपको देखो कोई भी हाइट पे पहुंचने के दो टाइम होंगे, मान लो यहाँ के लिए टाइम t1 t2 है, यहाँ के लिए टाइम t3 t4 है, तो इन सब टाइम्स का सम हमेशा फिक्स रहेगा ना, और वो बराबर होगा 2u/g। ये नोट कर लिया है बच्चों? अब एक और प्रॉब्लम करते हैं। सपोज आपने कोई पार्टिकल को ऊपर को फेंका, तो आपको बताना है कि ये अपने ऊपर जाने वाली जर्नी में, ऊपर जाके लौटता है ना, तो ऊपर जाने के लास्ट सेकेंड में कितना चलेगा। इनिशियल वेलोसिटी गिवन नहीं है, जी की वैल्यू 10 है, और क्वेश्चन है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स
अपवर्ड जर्नी ना, ऊपर जो जर्नी हो रही है ऊपर के साइड में अपवर्ड जर्नी, उसके लास्ट सेकेंड में कितना चलेगा। मतलब मान लो अगर इसको ऊपर जाने में 10 सेकेंड लगे तो 10वें सेकेंड में कितना चला होगा। क्वेश्चन समझ आ गया है। और यू गिवन नहीं है ना। हाँ 5, वेरी गुड। कैसे किया तेजस। ओके, यू मान लिया और टाइम निकाला। टाइम आ गया तो nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट देख लिया। ये कौन आ गया ऐसा, ऐसी हालत हो गई जिसकी। ये मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ते पढ़ते क्या हो जा रहा है। अक्षय, हाँ यार कॉफी ही पी रहा हूँ। सुबह सुबह यही कॉफी चाय ही पीते हैं तो यही पी रहा हूँ। तो देखो बच्चों, आप क्या ये बता सकते हो कि अगर ये मान लो लास्ट सेकेंड में जितना ऊपर गया होगा उतना ही अगले 1 सेकेंड में नीचे आएगा। ऊपर जाने का जो लास्ट सेकेंड होगा और नीचे आने का पहला सेकेंड होगा, क्या उसमें डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। अगर मान लो ये nth सेकेंड पे रुका है तो लास्ट सेकेंड मतलब, और फिर नीचे आने का टाइम यहाँ आते आते n+1 हो गया। आपको पता है कि मोशन अंडर ग्रेविटी में जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे ही नीचे आता है। तो अगर 1 सेकेंड में, लास्ट के 1 सेकेंड में ऊपर गया तो उतना ही अगले 1 सेकेंड में नीचे भी आएगा ना। बच्चों हाँ या ना जल्दी बोलते रहा करो। तो अगर मुझे पता है कि ए से बी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा ऊपर जाने का जो लास्ट सेकेंड में हुआ है वही नीचे आने के टाइम में पहले सेकेंड में होगा। तो अगर मैं नीचे आने का पहले सेकेंड का निकाल लूं तो वही बोल सकता हूँ ना ऊपर जाने का फर्स्ट सेकेंड लास्ट सेकेंड का होगा। ए बी निकालना है तो मैं BC निकाल लूं और हो जाएगा अपना काम।
मुझे पता है कि मैग्नीट्यूड वाइज ए बी और बीसी सेम है ना, मैग्नीट्यूड वाइज। डायरेक्शन वाइज ए बी ऊपर को गया था, पार्टिकल ऊपर जा रहा है और बीसी में नीचे आ रहा है। तो मैं बी से सी तक की जर्नी अगर देखें, बी से सी तक की जर्नी में इनिशियल स्पीड कितना पकड़ूंगा? बी से सी तक की जर्नी में बताओ। टाइम कितना लूंगा बी से सी तक में? वन। एक्सेलरेशन कितना लूंगा बी से सी तक की जर्नी के लिए? -10। और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब दिख रहा है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में डालूंगा तो आ जाएगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हाँ, माइनस क्या बता रहा है कि बी से सी का डिस्प्लेसमेंट नीचे को हुआ है ना, नीचे को हुआ है। तो आप उतना ही बता दोगे ए से बी तक में, ऊपर को हुआ है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा? लास्ट सेकेंड ऑफ जर्नी में हमेशा कितना चलेगा वो? 5 मीटर। इनिशियल स्पीड कुछ भी हो, कितनी भी स्पीड से फेंकोगे, जो लास्ट सेकेंड में चलेगा वही आने के टाइम पहले सेकेंड में चलेगा। बच्चों को समझ आया? मोशन अंडर ग्रेविटी में जैसे जैसे जाता है वैसे वैसे ही आता है ना। तो कई बार ऊपर जाने का कुछ निकालना है तो, और उसकी जगह आप नीचे आने का अगर निकाल सकते हो तो वो निकाल लो और वही आंसर बता दो। ठीक है बच्चों, आगे चलें। तो अब देखो, मोशन अंडर ग्रेविटी में मेनली क्या है, आपको साइन कन्वेंशन सही से पता होना चाहिए, तीनों इक्वेशन यूज करना आना चाहिए। तो उनको यूज करते हुए आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। तो क्वेश्चन तो देखो कितने भी अपन कर सकते हैं, लेकिन जो मेन रिक्वायर्ड क्वेश्चन थे मैंने वो कर। अब बाकी मैं होमवर्क में दे दूंगा, आप वो कंप्लीट कर लेना। अब हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वेरिएबल एक्सेलरेशन। अभी देखो हम लोगों ने जो भी हमारा पूरा मोशन वाला पार्ट पढ़ना था उसको हमें 3 पार्ट में पढ़ना था ना। पहला पार्ट जब एक्सेलरेशन 0 होगा, दूसरा पार्ट जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, और तीसरा पार्ट जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा। तो हमने ये 2 पार्ट कर लिए ना, अब हमें तीसरा पार्ट स्टार्ट करना है। कुछ समझ आ रहा है बच्चों? मोशन अंडर ग्रेविटी में अब हम लोग अगला वाला इंटेक्स एक्सरसाइज दे दूंगा तो उसमें प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर जो डाउट हो रहेंगे वो हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो हम लोग थर्ड वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं, जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा। अब देखो एक्सेलरेशन वेरिएबल का क्या मतलब हुआ, जैसे मैं आपको लिख दूं a इक्वल टू 2t प्लस 3। तो इसका मतलब क्या है,
यहाँ पे टी जो है वो टाइम है, ये प्लस का सिंबल है, थोड़ा सही से लिखता है। जहाँ टाइम जो है वो टी जो है वो इन सेकेंड। अब जैसे जैसे टाइम की वैल्यू आप डालोगे, टी की वैल्यू 1 सेकेंड डालोगे तो अलग एक्सेलरेशन मिलेगा, 2 सेकेंड डालोगे अलग मिलेगा, मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग मिलेगा ना। तो आप यहाँ पे बोलोगे कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो फंक्शन ऑफ टाइम है ना, आपका यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम। ऐसे ही हो सकता है कि आपका एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो, फंक्शन ऑफ पोजीशन, अलग अलग पोजीशन पे जब जा रहा है तो उसका एक्सेलरेशन अलग अलग आ रहा है। तो ये भी एक वेरिएबल एक्सेलरेशन का एग्जांपल है। तो यहाँ बोलोगे एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट। और एक तीसरा केस मिल सकता है जहां पे मान लो कुछ ऐसा दिया है, ये अंकित बता रहा है कि श्री राम आए हैं क्लास में, कोई ने श्री राम रख के नाम से आया है क्या? जाने दे भाई अंकित, अपन पढ़ाई करते हैं, टाइम नहीं है अपने पास इतना ये सब करने का। मान लो आपको ऐसे दे दिया ए इक्वल टू 3v+2 ना, जहां पे v जैसे जैसे चेंज हो रहा है ए चेंज हो रहा है, तो आप बोलोगे ए यहाँ पे फंक्शन ऑफ v है, वेलोसिटी है। तो इसका मतलब जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो आपको ऐसे 3 टाइप से आ सकता है वेरी करा के, फंक्शन ऑफ टाइम आ सकता है, फंक्शन ऑफ पोजीशन आ सकता है, और फंक्शन ऑफ वेलोसिटी आ सकता है। ऐसे 3 टाइप से हम लोग वेरिएबल एक्सेलरेशन का केस देखते हैं। कोई जरूरी नहीं है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही हो, वो कैसा भी फंक्शन हो सकता है। हो सकता है यहाँ पर 1/2t+3 होता तो भी वो फंक्शन ऑफ टाइम है, कैसा भी होगा बट वो फंक्शन ऑफ टाइम है, बोलने का बस ये सेंस है। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो सकता है, सारे केस चलेंगे। मैंने एक एग्जांपल लिया, ऐसा कोई भी एग्जांपल हो सकता है। बच्चों यहाँ तक समझ आया बात आपको? एक्सीलरेशन आपका ऐसे 3 टाइप से हो सकता है। और देखो पीछे जो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा है वो आपने किस केस के लिए पढ़ा था, जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होंगे। तो अगर वेरिएबल एक्सीलरेशन आया तो क्या आप वो वाले इक्वेशन यूज करोगे जो कांस्टेंट वाले में लगा पढ़ रखा है? नहीं करना है, ये ध्यान रखना ना। ये मैं इतनी बार बोलता हूँ उसके बाद भी अब आगे जब देखेंगे कुछ टाइम बाद आप लोग फिर से यही करोगे, फंक्शन ऑफ टाइम है फिर भी लगा दोगे ut+12 ना। ये हमेशा ध्यान रखना, जो भी आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे, v = u+80, s = ut+12 और v² = u² + 2as, वो सब केवल जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होंगे तभी अप्लाई करना है। तो अब हम लोग देखते हैं एक एक करके कि अगर एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम है तो हम क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स है तो क्या करेंगे, और फंक्शन ऑफ वी है तो क्या करेंगे। देखो अगर एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टी है तो यहाँ सॉल्विंग का देखो दो ही तरीका रहता है। ए को आप dv/dt लिख दो, ए इक्वल टू क्या रहता है, dv/dt होता है ना, और एक दूसरा ए की वैल्यू हमने देखी थी v dv/dx, याद है बच्चों? ये ए के हमने दो फॉर्मूले देखे हैं, टाइम के टर्म में dv/dt या फिर v dv/dx। कुछ समझ आ रहा है बच्चों? आपने ए का ये दो फॉर्मूला देखा है ना पीछे। तो अब आपको यहाँ पे इनमें से कोई एक फॉर्मूला यूज करना रहेगा और सॉल्व करना रहेगा। तो अगर फंक्शन ऑफ टाइम है तो टाइम वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, अगर a = फंक्शन ऑफ टाइम दिया है तो आप a को लिख दो dv/dt, फिर dt को दूसरे साइड ले जाओ और दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ लिमिट डाल दो। अगर मान लो यहाँ पे t1 टाइम पे आपको वेलोसिटी दी है कुछ
u और t2 टाइम पे वेलोसिटी कुछ v निकालना है, v1 v2 लिख देता हूं। तो इसको सॉल्व करके अब आप निकाल सकते हो कि कोई भी टाइम t पर क्या वेलोसिटी है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो कोई पार्टिकल का a एज अ फंक्शन ऑफ t दिया है, जहां t इज टाइम इन सेकेंड्स। अगर टाइम 0 पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ 0 थी, तो हमें बताना है फाइंड v एट t इक्वल टू 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी है, और इसमें डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है 4 सेकेंड में कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड। तो ट्राई करो बच्चों। ये जब भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम रहेगा तो आप क्या लिखोगे, पहले ये को dv बाई dt, फिर dt दूसरे साइड ले जाओगे और इंटीग्रेट करोगे। करो सॉल्व इसको। यहाँ पे फॉर्मूले नहीं लगाओगे जो पीछे पढ़ रखा है, v इक्वल टू यू प्लस ए। पहले पार्ट का 8 मीटर आया। हम लोग क्या क्या कर लेंगे, a इक्वल टू हमें t दिया है, तो हम a को लिखेंगे dv बाई dt, फिर dv इक्वल टू t dt। अब यहाँ पे लिमिट डालेंगे। देखो हमें लिमिट क्या क्या दी है, टाइम 0 पे वेलोसिटी पता है, तो यहाँ इधर टाइम 0 लिखेंगे, इधर टाइम 0 की वेलोसिटी लिखेंगे। फिर हमें 4 सेकेंड का चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले कोई टाइम t का v निकाल लेंगे, फिर उसमें जो टाइम डालने हो रहेगा वो बाद में डाल देंगे। टाइम 0 पर वेलोसिटी कितनी, 0, और कोई टाइम t पे v कितना होगा वो पहले निकाल लो, फिर जो भी टाइम डालोगे वो टाइम का v आ जाएगा। dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v हो जाएगा, t का t स्क्वायर बाई 2। न्यू बच्चों में सबने इंटीग्रेशन कर लिया, न्यू बच्चों ने सबने इंटीग्रेशन कर लिया है। अरे यार अभी भी नहीं किया है। ठीक है प्रसाद यार जल्दी कर, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये सब जल्दी कर डालो। ठीक है अक्षर, ठीक है। नेहा तूने किया हुआ है इंटीग्रेशन वगैरह पहले।
देखो बच्चों यहाँ पर अब ये इंटीग्रेशन बता नहीं रहा हूं ना यार, अब जो भी जिन्होंने नहीं किया है वो आप इंटीग्रेशन करोगे तो समझ आ जाएगा ना, वहां देखने के बाद ये कर लोगे। अभी मान लो कि चमत्कार हुआ, इसके बाद इस स्टेप के बाद चमत्कार हो गया और ये रिजल्ट आ गया है। अब यहाँ पर लिमिट डाल देंगे b-0 = t² / 2 - 0, तो v = आ गया t²/2। अब इसमें जो भी टाइम डालोगे उस टाइम का आपको v मिल जाएगा। तो आपको कब का v चाहिए था? जब टाइम आपका 4 सेकेंड था, तो v = आ जाएगा 4² / 2, 8 मीटर पर सेकेंड ना। सब कुछ यहाँ SI यूनिट में दिया हुआ है। फिर देखो आपको नेक्स्ट पॉइंट पूछा गया है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ। तो क्या यहाँ डिस्प्लेसमेंट वो S = ut + ½ लगा दूं डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए? क्रिस बता, लगा दूं ut + ½ डिस्प्लेसमेंट के लिए? तो आप क्या करेंगे? एक्सीलरेशन वेरिएबल है तो वो नहीं लगा सकते, तो आप डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करोगे? अगर आपको v पता है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो आप v को क्या लिख दो? dx/dt। v को ऐसे लिख दो dx/dt। आपने अगर v निकाल लिया एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो v को dx/dt लिख दो और dt को दूसरे साइड ले जाओ और इंटीग्रेट करोगे तो x आ जाएगा ना। dx = t²/2 dt। इंटीग्रेट कर दो। टाइम 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना था? 0। और टाइम t पे कितना हो चुका होगा? कुछ x। तो यहाँ पे अब x = आ जाएगा t³ / 6 ना। इंटीग्रेशन कर लेना आप, इंटीग्रेशन एक बार देखने के बाद सबको समझ आ जाएगा ये स्टेप। बाकी जिन्होंने पढ़ा है उनको तो कोई दिक्कत नहीं है ना, जिनका इंटीग्रेशन हो गया उनको कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ t की वैल्यू डाल दो। t की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा। तो हमने देखो क्या समझ लिया कि अगर हमारा a दिया है और v निकालना है, तो a को आप क्या लिख दो? dv/dt लिख के इंटीग्रेट कर दो तो v आ जाएगा, और v को dx/dt लिख करके इंटीग्रेट कर दो तो x आ जाएगा। ठीक है बच्चों, सबको समझ आ रहा है? अगर a दिया है तो a को dv/dt लिख के इंटीग्रेट करो तो v आ जाएगा। फिर v दिया है तो उसको dx/dt लिख के इंटीग्रेट करो तो x आ जाएगा। इसका रिवर्स भी करते थे ना। अगर x दिया रहता था तो हम क्या करते थे? अगर x दिया रहता था तो डिफरेंशिएट करने पर dx/dt करने पे v आ जाता था, और v को डिफरेंशिएट करते थे तो a आ जाता था। तो अभी रिवर्स कर रहे हैं ना। अभी तक हमने पहले ये किया था, x से v निकाला था, v से a निकाला था। अब उल्टा चल रहा है, a से v निकालना, v से x निकालना। समझ आ रहा है बच्चों? ये नोट हुआ?
एक अब खुद से कर लो। मान लो a इक्वल टू गिवन है टी स्क्वायर, तो आपको बताना है फाइंड, ये सब एसआई यूनिट में है ना, टी टाइम इन सेकेंड है, फाइंड v एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 2 सेकेंड ना। एकदम ही सिंपल होता है, फटाफट कर लो। हाँ, ये मान के चलो कि टाइम जीरो पे u की वैल्यू भी जीरो थी, पार्टिकल रेस्ट से शुरू हुआ है। a इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो a को आप लिख दोगे dv बाई dt, dv इक्वल टू आ जाएगा टी स्क्वायर dt, टाइम जीरो पे v जीरो है, टाइम t पे हमेशा यहाँ पे पहले मत वैल्यू डालना ना, क्योंकि हो सकता है डिस्प्लेसमेंट भी निकालना रहे, तो आपको ये t के टर्म में चाहिए होगा v, तभी आप आगे डिस्प्लेसमेंट निकाल पाओगे ना। तो आप पहले v की वैल्यू t के टर्म में निकाल लो और बाद में t की वैल्यू डालो। तो अब यहाँ पे आ जाएगा v इक्वल टू टी क्यूब बाई 3। तो अब v आ चुका है, अब इसमें जो टाइम डालोगे उस टाइम का v आ जाएगा, तो 2 सेकेंड का डालना है, तो v आ जाएगा अब आपने v निकाल लिया अगर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो x निकाल सकते हो, v पता है हमें टी क्यूब बाई 3 है। तो x निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इसको हम dx बाई dt लिख देंगे, dx इक्वल टू ना टाइम जीरो पे x की वैल्यू जीरो, कोई टाइम t पे x निकालना है, तो लिमिट डालने पे ये वही आ जाएगा, जीरो डालोगे तो सब जीरो हो जाएगा। अब इसमें टाइम की वैल्यू डाल दो, तो टाइम हमारा 2 सेकेंड है, तो x की वैल्यू डालेंगे 2 की पावर 4/12। ठीक है बच्चों, सबको क्लियर है? अगर ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ तो कैसे सॉल्व करोगे? फंक्शन कैसा भी हो सकता है ना, करना यही रहेगा हर बार। आगे चलें बच्चों। नोट कर लो, नोट कर लो।
हाँ, मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स वाले में ही इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन है। वेक्टर भी शायद उसी में है, पता नहीं, याद नहीं मुझे। अब देखो, हम लोग सेकेंड केस कर रहे हैं। अगर ए हमारा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, अच्छा वेक्टर अलग है, ठीक है। अगर ए हमारा फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो अगर हम ए को इस बार डीवी बाई डी टी लिखते हैं, तो ये आगे क्या सॉल्व हो पाएगा? आप इसको ऐसे लिख लोगे और इंटीग्रेट करने जाओगे तो क्या इंटीग्रेट कर पाओगे? क्योंकि अगर कोई भी इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो यहाँ टी का फंक्शन होना चाहिए। एक्स का फंक्शन को एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर पाओगे ना, तो ये इंटीग्रेट ही नहीं होगा, तो आप इसको सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए ए को डीवी बाई डी टी लिखने का यहाँ कोई फायदा नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जब ए एज ए फंक्शन ऑफ एक्स होगा, तो वहां पे ये वाला तरीका आपके लिए यूजफुल नहीं होगा। वहां पे आपको क्या करना रहेगा, ए को आप लिख दो वी डीवी बाई डी। तो ये हो जाएगा वी डीवी इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर ये x का फंक्शन है, तो ये x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा। इधर v है, v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ जो भी लिमिट दी रहेगी वो लिमिट डाल देना। अगर x मान लो कुछ x1 पे v1 की वैल्यू दी है और x2 पे v2 की वैल्यू निकालनी है, तो अब आगे सॉल्व कर सकते हो। समझो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ। जब भी a एज अ फंक्शन ऑफ x दिया रहेगा, तो वहां पे a को क्या लिखना है, v dv बाई dx ना, न कि dv बाई dt। जब फंक्शन ऑफ टी दिया था तो वहां पे डीवी बाई डी टी लिखना है, वहां पर वी डीवी बाई डी एक्स लिख के फायदा नहीं होगा। ये नोट करो, फिर ये प्रॉब्लम करते हैं। ये पहले 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 2 सेकंड, मतलब t इक्वल टू 0 है। तो क्या कर लेंगे बच्चों हम लोग इस बार, आपको पता है, सॉल्व करो। ए को बी डी बाई डी एक्स लिखो, लिमिट वगैरह डालो, सॉल्व करो। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज करना पड़ेगा। और एक मिनट,
यहाँ बच्चों थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा वैल्यू। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 ले लो। एक्स की वैल्यू जब 1 थी तब का आपको यू दिया हुआ है। टाइम 0 पे वो एक्स इक्वल टू 1 पे था। सेकेंड पार्ट सॉल्व करोगे तो समझ आएगा ना आपको। लॉग के अंदर 0 नहीं आ सकता ना, इसलिए करना पड़ रहा है। सेकेंड पार्ट करने जाओगे तो लॉग का टर्म बनेगा। टाइम 0 पे वो एक्स इक्वल टू 1 पे था, तो 0 से 2 सेकेंड के बीच में उसका डिस्प्लेसमेंट। एक्स यहाँ पे पोजीशन है ना। सॉल्व करें बच्चों आगे। ए इक्वल टू एक्स है, तो ए को आपने लिख दिया बी डीवी बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा बी डीवी इक्वल टू एक्स डी एक्स। दोनों साइड इंटीग्रेट कर दोगे। जब एक्स की वैल्यू 1 थी तो v की वैल्यू 0 थी। फिर जब ये x की वैल्यू x हुई तो v की वैल्यू हमें निकालनी है। v का इंटीग्रेशन ये आ जाएगा ना। अब यहाँ लिमिट डाल दो। ना तो यहाँ जो भी x की वैल्यू डालोगे उस हिसाब से हमें v की वैल्यू मिलेगी। तो हमें x इक्वल टू 2 पे निकालना है। x इक्वल टू 2 पे निकालना है, तो v इक्वल टू आ जाएगा √3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों। ये इसमें तेजस ये मान लो कि ये आपको गिवन है कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है ना, तो v उसका प्लस में है ना। पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है ये मान लो गिवन है, तो इसलिए हम लोग केवल प्लस वाली वैल्यू लेंगे। फिर हमें अब x निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। x नहीं आ रहा है यार, फंक्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अभी इसका इंटीग्रेशन अभी नहीं आ रहा होगा ना। हाँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो आ जाता।
तो एक काम करो, डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट रहने देते हैं, क्योंकि मैंने देखो फंक्शन रैंडम दिया है ना। अब रैंडम फंक्शन देने में कई बार दिक्कत होता है कि वो इंटीग्रेट ही नहीं होता है, तो इसलिए ये वाला पार्ट हटा देता हूँ, एक ही पार्ट इसका रखते हैं केवल। बाकी आप समझ रहे हो ना, अगर वो फंक्शन सही से दिया जाता तो इसको dx by dt लिखते, x वाला टर्म एक साइड, t वाला एक साइड, और सॉल्व कर लेते। ठीक है बच्चों, फंक्शन रैंडम दिया था इसलिए मैं वो वाला पार्ट हटा दे रहा हूँ, नहीं फालतू के अपन कैलकुलेशन में फंस जाएंगे। बाकी तरीका समझ रहे हो ना, कि अगर a एज अ फंक्शन ऑफ t दिया होगा तो क्या करना है, फंक्शन ऑफ x दिया होगा तो क्या करना है। अब एक दो और देखते हैं, इस बार रुक जाओ, पहले से मैं वो वैल्यू सोच लूं ना कि सही सेट हो रहा है कि नहीं, फिर देता हूँ एक मिनट। हाँ ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे मान लो टाइम जीरो पे पार्टिकल x इक्वल टू जीरो से रेस्ट से चला है, तो हमें बताना है फाइंड v एट x इक्वल टू 1 मीटर, डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड। करो ये ट्राई। तो सबने कर दिया, कर लेते हैं। अब a इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर, तो a को लिख देंगे v dv बाई dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो v dv इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर dx। लिमिट डाल देंगे x इक्वल टू जीरो पे, v जीरो था, कोई x पे v निकालना था, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2
इधर हो जाएगा x³/3, b इक्वल टू इससे आ जाएगा अब x की वैल्यू 1 डाल दोगे तो v इक्वल टू आ जाएगा 2/3। फिर इसके बाद b आ गया, x निकालना है तो b को लिख दो dx/dt और x वाले टाइम एक साइड कर लो और फिर से सॉल्व कर दो। b इक्वल टू आ चुका है 2/3 x के पावर 3/2, तो v को लिख दो dx/dt। x वाले टर्म एक साइड कर लो। क्या हुआ सिद्धि? ये देखो v आया है ना एज ए फंक्शन ऑफ x। अनम्यूट करके बोलो क्या डाउट पूछना चाह रहे हो। ये पावर इधर लाएंगे तो क्या होगा ये पूछ रहे हो क्या? सर वो x⁻³ कैसे? ये पावर 2 है, ये इधर आएगा तो क्या होगा? रूट में। अरे अगर मान ले ऐसे रहता v² = x तो क्या करती? v = x के पावर 1/2 ना, पावर इधर आता है तो जो भी इधर पावर रहता है उसके बाय 2 हो जाता है ना। हाँ सर समझा। v = लिखती है ना √x। और देख लो बच्चों कहीं किसी को एडवांस मैथमेटिक्स में दिक्कत हो तो। ऐसे ऐसे स्टेप पे तुम लोग को डाउट आ जाता है जहां मैं सोच भी नहीं सकता कि डाउट हो सकता है। ठीक है बच्चों, दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेंगे। यहाँ तो कोई डाउट नहीं है, पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना। अब लिमिट डाल दो। टाइम 0 पे x की वैल्यू 0 थी, कोई टाइम t पे x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? x के पावर -3/2 + 1 अपॉन में लॉग ले सकते हो। लॉग वॉग क्यों लोगे? आपको v की वैल्यू चाहिए थी ना। अच्छा माइनस, हाँ। एडवांस मैथमेटिक्स में तुम ही लोग नहीं मचाते हो, मैं भी मचाता हूँ। हाँ बस अभी ये क्वेश्चन के बाद डिस्कस करते हैं। ये ऐसे आ गया है ना। अब इसमें दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर देते हैं तो ये आ जाएगा 1/x = 1/4
2/3 इंटू यहाँ कितना आया था, टी आया हुआ है, टी स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ x इक्वल टू 6/t स्क्वायर। अब t की वैल्यू जो डालोगे उस हिसाब से x आ जाएगा। तो t की वैल्यू यार ये फिर से गड़बड़ हो गया, ये वैल्यू रैंडम डालने में ना दिक्कत आ जा रही है। अब टाइम यहाँ 0 डालोगे तो x इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा। एक मिनट, यहाँ लिमिट हम लोगों ने डाल चुके हैं ना, लिमिट डाल चुके हैं। नहीं ठीक है, यहाँ तो टाइम ही डालना है ना बस सीधे। फिर क्या गड़बड़ हो रहा है इसमें, टी डाला। अच्छा यहाँ पे जब लिमिट डाला तो 1/√x। बच्चों यहाँ पे लिमिट जब डाला मैंने तो जैसे ये आया हुआ है, इधर अभी लिमिट डालना रह गया ना, अभी लिमिट नहीं डाला इधर। ना अभी देखो 0 to x इसमें लिमिट नहीं डाला, पहले सॉल्व किया। अब जब लिमिट डालोगे तो 1/√x में लिमिट डालोगे तो 1/0 इनफाइनाइट को टेंड कर जाएगा ना। तो फिर से गड़बड़ हो गया यार वैल्यू डालने में। फंक्शन थोड़ा सही सेलेक्ट नहीं किया, बट अब समझ लो ना क्वेश्चन में करना क्या है ना। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं मिलना चाहिए था कि 0 डाल रहे हो तो 1/0 इनफाइनाइट बन जा रहा है, तो ये सॉल्व नहीं होगा ना। तो आपको ऐसा कुछ दिया जाता है कि ये आप डाल सकते हो। मान लो 0 की जगह 1 दिया जाता कि x की वैल्यू 1 है, वो 1 से स्टार्ट करता है, ऐसा देना चाहिए था लिमिट हम लोगों को। 1 से स्टार्ट करता तो ये आगे आप सॉल्व कर लेते। तो अब मैं छोड़ देता हूँ इसको यहीं पर, बाकी कैलकुलेशन और लिमिट सही से देना चाहिए था ना। तरीका समझ लो बच्चों क्या करना है। लिमिट लेने में हर बार हम लोग गड़बड़ कर देना, वैल्यू देने में। हमने समझ क्या क्या लिया है, ए जब भी फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा तो अगर हम ए को b/dx लिखेंगे तो इससे हमें v आ जाएगा, एक नया फंक्शन ना, v आ जाएगा। फिर v को हम लोग dx/dt लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी टाइम के टर्म में, कुछ टाइम का नया फंक्शन आ जाएगा कोई। टाइम का कुछ नया फंक्शन आ गया, h फंक्शन मान लेते हैं। अब आप बाकी लिमिट डाल के सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में लिमिट इसी हिसाब से दी जाएगी कि आपका सॉल्व हो जाए। समझो बच्चों, क्वेश्चन में लिमिट इसी हिसाब से दी जाएगी कि ये सॉल्व हो जाए। अब होमवर्क दे देता हूँ और TWT डिस्कस कर लेते हैं ना। इसको अब छोड़ दो, इसके बाद ना लिमिट मत डालो, ये गड़बड़ हो गया है। इस स्टेप के बाद इसको छोड़ दो यहीं पर। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अगले संडे को छुट्टी थी, हाँ अगले संडे को छुट्टी थी। तो होमवर्क बता देता हूँ। होमवर्क में हाँ आज बड़ी क्लास की छुट्टी है, कोई पारसी न्यू ईयर वगैरह है कुछ।
इलस्ट्रेशन 14 से 21 तक बटेटी है। बटेटी वही होता होगा ना, न्यू ईयर को बोलते होंगे। इन टेक्स्ट 3 कंप्लीट। ठीक है बच्चों, फिर इतना कर लो ना। तुम लोग यार वो बड़ी क्लास में होती हैं वो सब छुट्टियां, तुम लोग छोटे क्लास वाले हो। छोटे बच्चों को छुट्टियां इतनी नहीं मिलती है। सबसे बड़ी तो फर्स्ट क्लास है, ये तो बात सही है। एक्सरसाइज 1 से भी दे दो। एक्सरसाइज 1 में कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाला हेडिंग सारा कर लो। 22 तक सारा कर लेना ना। एक्सरसाइज 1 में 22 तक सारा कंप्लीट कर लो। उसमें कुछ तो पहले से दिया हुआ है, तो जो बचा रह गया वो सब कर लेना। ठीक है बच्चों, फिर क्लोज कर रहा हूँ ना। बाय बच्चों, बाय। सिद्धि वो कुछ नया फंक्शन है, सॉल्व करके कुछ ऐसा नया फंक्शन आ जाएगा। वो फंक्शन लिखा है, सॉल्व थोड़ी किया है, ऐसे ही लिख दिया कि कुछ नया फंक्शन आ गया। कुछ आएगा टी का टर्म तो उसको ऐसे एच टी लिख दिया। हाँ, इस संडे को TWT नहीं है, रक्षाबंधन मना लो।